दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, क्योंकि जो किसान की समस्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये मेरी गेहूं है, जो वो कंबाइन है वो अभी यहाँ पर आने वाली है, ये गेहूं कटने वाली है। लेकिन मैंने प्रति एकड़ पूरा हिसाब लगाया है कि किसान का कितना खर्चा होता है और कितने की इनकम होती है, और बाद में जो बचता है वो मात्र 1 एकड़ गेहूं से जो इनकम होती है वो 5,000 है। इसका पूरा ब्यौरा मैं आपको दूंगा कि किसान की असली समस्या है क्या, क्यों किसान दाम मांगता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या खर्चे हैं हमें इसमें, और ये निकाल रहे हैं हम गेहूं की इनकम 2020 में कैसी आती है हमारे किसान की। सबसे पहले हमारा धान का खेत खाली होता है और हमें खेत की तैयारी करनी होती है ताकि हम अपने खेत में गेहूं की बुआई करें। आज के समय में हम पराली को आग नहीं लगा सकते, हमें खेत में पराली मिलानी पड़ती है। तो इसलिए हमारा खेत की तैयारी में जो खर्चा होता है वो 4,000 के आसपास हो जाता है। और जो हम गेहूं का बीज इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली 40 किलो हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं, और बीज है वो थोड़ा गेहूं के दाम से महंगा मिलता है। तो लगभग मैंने एवरेज निकाली है, वो 1,000 रुपये का बीज आ जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं बीज शोधन की। बीज शोधन की मैं बात करूं तो 70 रुपये खर्चा इसका आ जाता है नॉर्मली, जो हम किसान केमिकल से करते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं बिजाई के टाइम क्या क्या खर्चा हमारे किसान को होता है, और इसमें बात होती है फिर डीएपी की। डीएपी का खर्चा 1650 रुपये लगता है किसान को। और इसके बाद हम बात करते हैं बिजाई खर्च की। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डीजल खर्चा नहीं लगा रहा हूँ। जो हमारे किसान काम किराए पे कराते हैं, रेंट पे कराते हैं, वो खर्चा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। बिजाई में खर्च यानी कि गेहूं की बिजाई में 600 रुपये में खर्चा मार रहा हूँ। बहुत मिनिमम खर्चे में मान के चल रहा हूँ, कोई ज्यादा खर्चे नहीं मैं यहाँ पे बता रहा। यूरिया और इत्यादि खाद, कोई मतलब कि किसान कोई एमओपी डालता है, कुछ और खाद डालता है, तो बाकी सभी खाद हैं वो कई किसान तो 3-3 थैले यूरिया के डालते हैं, 2 डालते हैं। तो मैंने 1240 रुपये इसके मोटा अंदाजन से खर्चा लगा लिया है खादों का। और उसके बाद हम बात करते हैं स्प्रे की। तो पहले किसान जो डिल्ला है जो उसको मारने के लिए स्प्रे करते हैं, और उसके बाद स्प्रे करते हैं अभी कोई तेलिया ना आ जाए, बहुत तरीके स्प्रे किए जाते हैं। तो स्प्रे का खर्चा है वो 1800 रुपये मैंने लगाया, जो हमारा खर्चा आया था अब की बार का। तो उसका अप्रोक्स मैंने निकाला है, सभी किसानों का लगभग लगभग इतना ही आता है। और फसल कटाई, क्योंकि आज के समय में कोई किसान, चलो ये थोड़ा डिफर कर सकता है, कोई किसान हाथ से कटाता है, कोई मशीन से कटवाता है, लेकिन मैं इसको मशीन से मान रहा हूँ। तो फसल कटाई हमारी मान के चलो 1,000 रुपये 1,100 रुपये कहीं खर्चा है। तो और लेकिन 300-400 रुपये अनाज की, अगर हम खेत से अनाज लेके जाते हैं अपने घर पे तो 1,400 रुपये फसल कटाई मान रहा हूँ मैं अप्रोक्स। और इसके बाद हम बात करते हैं लेबर और भूसा बनाई खर्चे की। अगर हमें बाद में भूसा बनाना है और लेबर उस पर लगती है, जो टोटल है भूसा उतारने के लिए, भूसा बेचने के लिए, पूरी लेबर और प्लस भूसा बनाने का खर्चा है वो 2400 रुपये है। उसके बाद हम बात करते हैं जमीन ठेके की। बहुत सारे किसान कहेंगे कि हमारे पास तो जमीन अपनी है, लेकिन आपके पास वही जमीन अपनी है, लेकिन आप अपनी उसी जमीन को अगर ठेके पे देंगे तो आपको कम से कम ठेके की इनकम तो आएगी, रेंट पे दोगे रेंट की इनकम तो आएगी। तो नॉर्मली भारत में रेंट अलग अलग रहता है। जैसे मैं अपने क्षेत्र में बात करूं 35 से लेके 50,000 तक भी रेंट है। कहीं कहीं तो पंजाब में मैं सुनता हूँ 60,000 रुपये तक भी रेंट है। लेकिन मैं बीच का मान रहा हूँ, बीच का सेंटर मैंने निकाला, मान लिया भी 40,000 रुपये रेंट है 1 साल का, ठेका है 1 साल का। जो छिमाही का रेंट आता है वो 20,000 रुपये रेंट आता है। और अगर मैं 20,000 रुपये, क्योंकि किसान के पास एकदम से 20,000 रुपये तो होते नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से इसको किसी आड़ती से या दलाल से पैसे लेता है या बैंक से भी लेता है। तो बैंक का अगर मैं 12% ब्याज भी लगाऊं तो 2400 रुपये इस पे ब्याज बन जाता है। तो हमारे ये टोटल खर्चे, जो हमारे ये टोटल खर्चे हैं वो 36,560 रुपये बन जाते हैं। 36,560 रुपये। अगर मैं इनकम की बात करूं, अगर मान के चलो कहीं पे 18 क्विंटल भी होते हैं, 15 क्विंटल भी होते हैं, 13 क्विंटल भी होते हैं, अलग अलग रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ 20 क्विंटल। हालांकि कई खेतों में मेरे भी 20 क्विंटल निकल आए हैं, 22 भी निकले हैं कई बार, लेकिन हर बार सिचुएशन एक बार नहीं, एक जैसी नहीं होती। मैं 20 क्विंटल मान लिया है, चलो मैक्सिमम मान लेते हैं हम। 1925 अब की बार एमआरपी है, 1925 एमआरपी हमारा टोटल बनता है 38,500 रुपये। लेकिन मंडी में अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो वहां पर जो हमसे खर्च इसका काटा जाता है वो 480 रुपये।
तो नेट हमें जो गेहूं से इनकम होती है वो 38,020 रुपये है, ठीक है ना। इसके बाद हम भूसे से अगर मान के चलो 1 एकड़ से 3 ट्राली भूसा निकलता है, तो तीन ट्राली भूसे से मान के चलो मुझे एक ट्राली 1200 रुपए की बिकती है, तो 3 ट्राली से मुझे इनकम होती है 3600 रुपये। तो 3600 रुपये अगर मुझे भूसे से इनकम होती है, और नेट इनकम मैं निकाल लूँ अगर टोटल कर दूं भूसे प्लस गेहूं की, 41,620 रुपये बनते हैं। और जो हमारे इधर खर्चे आए थे, दूसरी तरफ खर्चे आए थे 36,560 रुपये, इनको मैं माइनस कर दूं 5,060 रुपये नेट इनकम निकलती है। और ये कोई नेट इनकम नहीं है अभी, इसे मैंने कौन कौन सी चीजें अभी तक नहीं लगाई। किसान की मैंने मेहनत कहीं नहीं लगाई, किसान दिन रात अपने खेत में मरता है, उसकी कीमत मैंने बिल्कुल नहीं लगाई। मोटरसाइकिल से साइकिल से किसान वहां पर अपने खेत में चक्कर लगाता है, मोटरसाइकिल से तो नॉर्मल लगाता है, तो वो नहीं लगाए। हर हफ्ता एक हफ्ते में एक चक्कर लगता है, तो 6 महीने में आप लगा लो कितने चक्कर खेत के लगते हैं। मजदूर, कई कई किसानों ने अपने साथ मजदूर रखे होते हैं, मजदूरों का खर्चा मैंने बिल्कुल नहीं लगाया। अगर मैं खेत की सुरक्षा, बहुत सारे किसान सुरक्षा के लिए बहुत पैसा खर्चते हैं, फेंसिंग कराना, ये कराना, वो खर्चा नहीं लगाया। मौसम की मार हो जाती है, वो नहीं लगाया। सबसे बड़ा खर्चा आता है ट्यूबवेल का, ट्यूबवेल की मोटर खराब हो गई है, ट्यूबवेल का स्टार्टर खराब हो गया, ट्यूबवेल का पानी का रेंट है, बिजली का बिल है, ये खर्चा मैंने बिल्कुल नहीं लगाया। मेरा 2,000 रुपये 2 महीने का बिल आता है एक ट्यूबवेल का। और इसके अलावा चाय का, दूध का, खेत में खाना खिलाने का, हमारी महिलाओं का जो काम है, जितना भी काम है उसकी जीरो वैल्यू है, बिल्कुल नहीं मैंने यहाँ पे लगाया। उसके अलावा ट्राली मंडी में तक लेके जाने का खर्चा भी मैंने अभी तक नहीं लगाया। अगर मैं सभी चीजों का खर्चा लगा दूं तो भाई आपका पैसा दे के छूटेगा आपको। ये 5,000 रुपये कुछ भी वैल्यू नहीं है इसकी। तो और एक बात हो रहा है, अगर आपको अगली फसल की तैयारी करनी है और अगले सीजन में जाना है, जो पिछली बार आपसे ठेका 40,000 रुपये ले रहा था, अब की बार वो 42,000 रुपये डिमांड करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चक्कर है, हमारे किसान को कुछ नहीं बचता। कुल मिला के ये बात निकलती है। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों लागू होनी चाहिए? क्योंकि ये जितने भी खर्चे हैं, ये सभी खर्चे जब इसके अंदर जुड़ेंगे तो तब जाके किसान का कुछ बन सकता है। और उसके बाद अगर सरकार दावा करती है कि हम किसान के खर्च का 1.5 गुना देते हैं, 1.5 गुना देते हैं, तो 1.5 गुना देते हैं तो खर्च निकालें, पहले तो हमारे सभी खर्च निकालें, उसका 1.5 गुना निकालें, इसका 1.5 गुना तो कम से कम भी यहाँ हमारी इनकम कम से कम 70,000 होनी चाहिए। अगर हमारा मान के चलो 40,000 खर्चा हो रहा है, 40 का अभी मैं ये सभी खर्चे भी लगा लूं, 50,000 खर्चा हो रहा है, तो 1,00,000 तो 75,000 तो हमारी कम से कम आमदनी होनी चाहिए। यहाँ पे 75,000 रुपये कम से कम होने चाहिए 1 एकड़ के, तो तब जाके 1.5 गुना होगा। और ज्यादातर किसानों को तो ये MSP भी नहीं मिलता। बहुत सारे किसानों को बहुत जगह से रिपोर्ट आती है, जैसे MP में विशेषकर, राजस्थान में बात करूं तो ये बहुत बड़ी समस्या है, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलता। देखो किसान भाइयों क्या दोगलापन होता है, किसानों के लिए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जो हमारे उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि वो मैक्सिमम बेच सकते हैं। किसानों का मिनिमम भी नहीं लिया जाता और उनको मैक्सिमम बेचने की आजादी है। तो कुल मिला के ये किसान का ब्यौरा निकलता है कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, क्यों घाटे की खेती कर रहा है, तो पूरी डिटेल है ये। किसान भाइयों एक बहुत बड़ी खबर आई है आज ही, RBI ने जो 50 डिफॉल्टर हैं हमारे देश के सबसे बड़े, उनका 68,607 करोड़ रुपया माफ कर दिया है। और उसके अलावा अगर हमारे किसान अपने ट्रैक्टर की किस्त भरने में लेट हो जाता है तो उसका ट्रैक्टर उठा लिया जाता है, और दूसरी ओर अगर वो अपना कर्जा देने में लेट हो जाता है तो उसकी फोटो बैंक में लटका दी जाती है। तो इन 50 चोरों की फोटो कब हमारे चौराहों पे लगाई जाएगी, कब देश को पूरा इनकी लिस्ट दी जाएगी, हर बैंक के आगे इनकी लिस्ट क्यों ना लगाई जाए, इनको पकड़ के जेल के अंदर क्यों ना डाला जाए। ये चोर तो भाग जाते हैं, ब्रिटेन भाग जाते हैं, कोई कहीं भाग जाता है। तो क्या किसान ने क्या गुनाह किया? वो देश के लिए सरप्लस अनाज पैदा कर दिया है। भारत को 25 मैट्रिक टन की जरूरत है, भारत में 125 मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज पैदा हुआ पड़ा है। इतना मैंने हिसाब लगाया, इतना मेरे खेत में कंबाइन आ गई है। तो किसान भाइयों आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर मेरे से कोई गलती हुई है वो भी मुझे बताएं, लेकिन इस वीडियो को शेयर इतना करें, इतना शेयर करें कि ये वीडियो प्रधानमंत्री तक भी जानी चाहिए, भारत के कृषि मंत्री तक भी जानी चाहिए, ताकि वो आपकी जो लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है,
वो उन तक पहुंचे, जो प्रॉब्लम है वो उन तक पहुंचे। इस वीडियो को हर किसान के साथ शेयर करें। ये वीडियो कॉपीराइट फ्री है, जैसे मर्जी कॉपी करें, जहां मर्जी डालें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।